हेलो एवरीवन, वेलकम टू मोहित मेडिकल कॉन्सेप्ट्स। पिछले लेक्चर में हमने कवर किए थे मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ फिजियोलॉजी फ्रॉम द एंडोक्राइन सिस्टम। इस यूनिट में हम कवर करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ फिजियोलॉजी जो कि आपके सभी तरीके की गवर्नमेंट एग्ज़ाम, चाहे वो फिजियोथेरेपी हो या फिर हम देखें तो वो एम्स हो, इसके अलावा हम देखें तो वो आरआरबी हो या फिर नीट हो या फिर और भी जो बहुत सारे एंट्रेंस स्पेशली जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं उनमें पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। आज हम कवर करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट द नॉर्मल स्पर्म काउंट इन मेल। मेल में नॉर्मल स्पर्म काउंट क्या होता है? स्पर्म आप लोगों ने हिंदी में मैं कहूँ तो शुक्राणु, ये क्या होता है? शुक्राणु। तो नॉर्मल काउंट क्या होते हैं? यहाँ पर चार ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए 10 मिलियन पर मिलीलीटर, 30 मिलियन पर मिलीलीटर, 50 to 70 मिलियन पर मिलीलीटर। सोचो कितना ज़्यादा काउंट है यहाँ पर, मतलब 1 मिली लीटर स्पर्म में कितने सारे सीमन होता है। पर्टिकुलरली मिलीलीटर, ये सीमन की बात कर रहे हैं क्योंकि सीमन के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं आपके स्पर्म, है ना। और भी बहुत सारी चीज़ रहती है सीमन में, आपका प्रोस्टैटिक फ्लूइड हो गया, इसके अलावा हम देखें तो सेमाइनल फ्लूइड हो गया और आपके स्पर्म हो गए। तो जो नॉर्मल काउंट होता है दैट इज़ 100 to 150 मिलियन पर मिलीलीटर। यानी कि जो मेल का अगर हम देखें कि 1 मिलीलीटर क्या है, अगर सीमन है तो उसमें कितने स्पर्म प्रेजेंट होते हैं? 100 to 150। और अगर इससे कम हो गया है ना, कि मान लो किसी का 30 से 50 ही है मिलियन पर मिलीलीटर, तो फिर जो इस पर्सन रहता है ना उसमें स्टरलिटी डेवलप हो सकती है, मीस नपुंसकता। यानी कि वो होते हैं ना क्या, पर्टिकुलरली उन्हें एक बोल कि बच्चे की प्राप्ति नहीं हो पा रही उनके, हम देखें तो एक होता है ना इस तरीके से। आगे देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इनमें क्या हो जाता है? इनफर्टिलिटी डेवलप हो जाती है मेल में, अगर हम सिंपल लैंग्वेज में कहें तो। इसके बाद जो हमारा सेकेंड क्वेश्चन है दैट इज़ द पार्ट ऑफ स्पर्म विच कंटेन द माइटोकॉन्ड्रिया। स्पर्म का स्ट्रक्चर अगर आप लोगों को पता हो, इस तरीके से प्रेजेंट होता है हेड, फिर इस तरीके से एक छोटी सी नेक होती है, फिर इस तरीके से पूरी बॉडी और पीछे जुड़ा रहता है टेल। सिर्फ समझने के लिए है हेड, ये हो गई नेक, ये हो गई बॉडी और यहाँ पर टेल। तो कौन सा स्ट्रक्चर है जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट हो? क्योंकि भाई माइटोकॉन्ड्रिया है पावर हाउस ऑफ सेल। आपकी सभी प्रकार की सेल में माइटोकॉन्ड्रिया क्या करती हैं? एनर्जी प्रोवाइड करती हैं। तो स्पर्म में भी प्रेजेंट होंगी, लेकिन इनने स्पेस पे पूछा कौन सा पार्ट। तो चार ऑप्शन है, सबसे पहले हेड, फिर हम देखें तो टेल, नेक, बॉडी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज़ बॉडी। इस पर्टिकुलरली बॉडी वाले पार्ट में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होती है जो कि प्रोडक्शन देगी। क्योंकि भाई सोचो स्पर्म को जैसे ही मान लो सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ, ये वेजाइना में गए, अब वेजाइना इस तरीके से हम देखें तो नीचे प्रेजेंट होती है और इन्हें ऊपर जाना होता है इस तरीके से ओवरीज में। तो स्पर्म यहाँ से कहाँ जाते हैं? ओवरीज में। एंटी पेरिस्टाल्टिक, सोचो ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहे हैं तो इन्हें ज़्यादा एनर्जी चाहिए तो वो माइटोकॉन्ड्रिया देंगे। इसके बाद जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन, द कंडीशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म पोसेसेस बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन मच 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 वेरी मच IMP क्वेश्चन। क्या कह रहे हैं कि एक ऑर्गेनिज्म है ना, मीन्स ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर मेल सेक्स ऑर्गन एज वेल एज फीमेल दोनों प्रेजेंट हैं, इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? क्योंकि जनरली तो भाई दो ही होते हैं, जैसे एक हम हो गए मेल डिफाइन कर सकते हैं या फीमेल होती हैं, लेकिन ऐसे जिनमें दोनों के ऑर्गन प्रेजेंट हो, ऐसे ऑर्गेनिज्म, इस कंडीशन को क्या बोलेंगे? चार ऑप्शन है हमारे पास। सबसे पहले हम देखें तो हिमेटोस्पर्मिया, ठीक है, आर्क्यूपैक्सी, हर्मेटोफ्रेडिस और नन ऑफ देम। देखो बट को तोड़ना सीखो। हेमेटो निकला ब्लड से, हेमेटो मतलब ब्लड, और स्पर्मिया मीन्स स्पर्म। तो ये क्या, इसका क्या मतलब होगा? ब्लड इन स्पर्म। अगर स्पर्म में ब्लड है तो हेमेटोस्पर्मिया, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। हाँ, आपसे पूछे कि ब्लड इन स्पर्म तो हेमेटोस्पर्मिया। दूसरी कंडीशन है आर्क्यूपैक्सी, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि आर्क्यूपैक्सी एक्चुअल में क्या होता है मैं बताऊंगा आगे। एक सर्जिकल प्रोसेस होती है जो टेस्ट के लिए यूज होती है, ठीक है, अभी बस इतना समझो। तीसरी कंडीशन है हर्माफ्रोडिज्म, यही कंडीशन होती है, और मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें दोनों सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है, इस कंडीशन को बोला जाता है हर्माफ्रोडिज्म। यही जो ऑप्शन है राइट ऑप्शन है। और सबसे अच्छा मैं एग्जांपल आप लोगों को दूं अगर हर्माफ्रोडिज्म का, तो वो होता है आपका अर्थवॉर्म, जो नॉर्मल होता है ना केचुआ, हिंदी में बोलो तो बरसात में घूमते रहते हैं, उसमें दोनों सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, मेल भी और फीमेल भी।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज टेस्टिस आर लोकेटेड एंड सस्पेंडेड बाय अ सैक लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड। अब देखो भाई, हमें पता है कि टेस्टिस जनरली क्या होते हैं, सारे ऑर्गन, लिवर, हार्ट, ये सब बॉडी के अंदर हैं, है ना। टेस्टिस थोड़ा सा बाहर प्रेजेंट होगी, बोलोगे बाहर मतलब देखो पूरे बॉडी के बाहर तो नहीं है, लेकिन जैसे हार्ट आपका हड्डियों के अंदर छुपा हुआ है, रिब केज के अंदर, सेमी स्टमक, लेकिन जो टेस्टिस देखना स्क्रोटम में है ना, इस तरीके से। तो ये देखो ऑप्शन भी आ गया, उसी वही पूछ रहे हैं कि टेस्टिस आर सस्पेंडेड बाय सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड, हम उसे क्या बोलते हैं। ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा, स्क्रोटम और ट्यूनिका वेजाइनालिस। देखो जो ये ट्यूनिका की ये तो 3 लेयर हैं टेस्टिस, इनसे मान लो ये आपका टेस्टिस है, तो टेस्टिस 3 लेयर से कवर होता है इस तरीके से। आउटर वाली जो होती है ट्यूनिका वेजाइनालिस, मिडिल वाली ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, इनर वाली वेस्क्यूलोसा। तो लेयर नहीं पूछ रहे, इन तीनों लेयर, इन सबको पूरे टेस्टिस को किसने कवर किया है, तो वो जो सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है उसे हम बोलते हैं स्क्रोटम। तो राइट आंसर इज स्क्रोटम। इसके बाद नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द कंडीशन इन विच टेस्टिस रिमेन इन एब्डोमिनल कैविटी इज कॉल्ड। अब बोलोगे भैया टेस्टिस तो स्क्रोटम में थे, बिल्कुल। देखो बहुत अच्छे समझा, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरे फोकस के साथ देखना। और नोट्स भी जैसे मैं कहता हूँ, ये तो 10 क्वेश्चन है, लेकिन मैं 40 से ज़्यादा भी क्वेश्चन कवर कराता हूँ, आप सबके नोट्स बनाएं, ठीक है। देखो होता क्या है, मान लो इस तरीके से ये एक ह्यूमन है, ये मैंने सिर बना दिया समझने के लिए, ठीक। ये मान लो एक ह्यूमन की ये क्या होगा, ये यहाँ पर एब्डोमेन हो गया, ठीक। यहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे अपने ये ग्रोइंग रीजन, मान लो यहीं पर ये टेस्टिस मैंने बना दी सिर्फ समझने के लिए, ठीक है। इनिशियली क्या होता है, मान लो ये पूरी एब्डोमिनल कैविटी है, इनिशियली जो आपके टेस्टिस है ना वो यहीं पर फॉर्म होते हैं एब्डोमिनल कैविटी में, और बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ टेस्टोस्टेरोन जो मेल सेक्स हार्मोन है उसके इन्फ्लुएंस के थ्रू ये इस एब्डोमिनल कैविटी से जाते हैं स्क्रोटम में, है ना। यहाँ पूरी प्रेजेंट होती है इंग्वाइनल कैनाल। सबको अच्छे से लिखना भाई, किसी से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, है ना। तो यहाँ इंग्वाइनल कैनाल भी आ सकता है, ये भी पूछ सकता है कि इनिशियल टेस्टिस कहाँ फॉर्म होते हैं, एब्डोमेन में, फिर वो धीरे धीरे कहाँ पर जाते हैं, आपके इस स्क्रोटम में। यहाँ पर स्क्रोटम की लेयर प्रेजेंट होगी। लेकिन अगर यही ये पूछ रहे हैं कि एक ऐसी कंडीशन इन विच टेस्टिस रिमेन इन एब्डोमिनल कैविटी, कि टेस्टिस यहीं पर रह गए हैं एब्डोमिनल कैविटी और नीचे नहीं जा पाए, बहुत सारे रीज़न हैं, इंग्वाइनल कैनाल में दिक्कत हो सकती है, या हार्मोन का सीक्रेशन कम हो सकता है, इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे। दिस कंडीशन, देखो ऑप्शन देख लो, डिसेंट टेस्टिस हैं, मतलब ऐसे टेस्टिस जो डिसेंट नहीं हुए, ये भी सही होना चाहिए बिल्कुल। दूसरी कंडीशन है क्रिप्टोआर्किटिज्म। अब एक चीज़ ध्यान देना, ऐसा नहीं कि आ गया इंडसेंट टेस्टिस आपने इसी को टिक कर दिया, पूरा पढ़ना है, क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं घुमा के। सेकेंड जो ऑप्शन है डेट इज क्रिप्टोआर्किडिज्म, और इसी प्रोसेस का जो साइंटिफिक नेम आप बोल सकते हो ना, क्रिप्टोआर्किडिज्म बोला जाता है। द कंडीशन इन विच टेस्टिस डज नॉट डिसेंड इनटू द स्क्रोटम, दे रिमेन इन एब्डोमिनल कैविटीज नोन एज क्रिप्टोआर्किडिज्म। और अनडिसेंट टेस्टिस भी आप कह सकते हो, मी से दोनों। तो यहाँ पर ऑप्शन सी बोथ ऑफ देम, वेरी वेरी IMP क्वेश्चन। इसके बाद हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और IMP, बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है। जेनाइटल डक्ट विच गिव्स ऑरिजिन टू मेल सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन। जेनाइटल डक्ट क्या होती है, ये आपके फीटस में प्रेजेंट होती हैं। फीटस मीन्स जो बच्चा माँ के पेट में है, चाहे वो अब होने में मतलब बाद में वो बच्चा पैदा हो या बच्ची पैदा हो, उनमें होती है जेनाइटल डक्ट। और होता क्या है, ये जेनाइटल डक्ट तो 2 टाइप की होती हैं। एक ऐसी रहेगी, देखो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन तो पहले से ही डेवलप हो जाते हैं, अगर मेल है तो मेल वाला, है ना, और मतलब टेस्टिस, और फीमेल है तो ओवरी। लेकिन उसके बाद जो सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन होते हैं, मेल में पेनिस हो गया, यूरेथ्रा हो गया, प्रोस्टेट ग्लैंड हो गई, फीमेल की हम बात करें तो आपका फैलोपियन ट्यूब हो गया, यूटेरस हो गया, बहुत सारे ऑर्गन्स हैं। तो अपन को बताना कि ऐसी जेनाइटल डक्ट जो कि मेल सेकेंडरी ऑर्गन को ऑरिजिन दे, है ना, या उससे ऑरिजिनेट हो। ऑप्शन है आपका मुलेरियन डक्ट, वॉल्फियन डक्ट, सिस्टिक डक्ट, नन ऑफ देम। देखो सिस्टिक डक्ट अगर याद कर सको तो ये गॉल ब्लैडर से रिलेटेड है, इसका काम खत्म, इसको गलत कर दो। मुलेरियन जो डक्ट होती है देती है फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन को ऑरिजिन, तो ये भी गलत हो गया, अगर फीमेल का पूछता तो ये सही होता। बची वॉल्फियन डक्ट, यही देता है मेल सेकेंडरी ऑर्गन को ऑरिजिन, मीन्स आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड हो गई, यूरेथ्रा हो गया, पेनिस हो गया, और भी जो अदर सेकेंडरी ऑर्गन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। और ये कब होता है, 7th वीक ऑफ इंट्रायूटेराइन लाइफ, मतलब वही फीटल लाइफ में। इसके बाद लेट्स मूव फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस बाय विच स्पर्मेटिड
बिकम मैच्योर स्पर्म इज कॉल्ड। देखो स्पर्मेटेड क्या होता है, ये ना पूरी स्पर्मेटोजेनेसिस की एक प्रोसेस होती है, स्पर्म बनने की प्रोसेस। उसमें बहुत सारी स्टेज होती हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है ना, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर स्पर्मेटेड, उसके बाद आते हैं मैच्योर स्पर्म। लेकिन यहाँ शुरू से नहीं पूछ रहा, ये सिर्फ कहाँ से पूछ रहे हैं कि स्पर्मेटेड बिकम और मैच्योर स्पर्म, मतलब स्पर्मेटेड से स्पर्म बनने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं। तो चार ऑप्शन है स्पर्मेटोजेनेसिस, ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये पूरा शुरू से अगर होता कि स्पर्मेटोगोनियम सबसे छोटी सेल से ये पूरी प्रोसेस होती स्पर्मेटोजेनेसिस, पूरा फॉर्मेशन। दूसरी हम देखें यहाँ पर तो स्पर्मियोजेनेसिस है और स्पर्मिएशन है। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मेटेड की वाली स्टेज से जो स्पर्म मैच्योर होता है उसको ले जाता है स्पर्मियोजेनेसिस, राइट आंसर ही हुआ। इसके बाद एक और है स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन क्या होता है कि अब जो मैच्योर स्पर्म हो जाएगा उसके बाद जब ये रिलीज होगा उसे बोला जाता है स्पर्मिएशन। तो यहाँ पर राइट आंसर स्पर्मियोजेनेसिस। अगर पूरी प्रोसेस पूछता तो स्पर्मेटोजेनेसिस, अगर मैच्योर स्पर्म की रिलीज होने की बस प्रोसेस पूछता तो स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मिएशन। इसके बाद आगे देखते हैं हमारा 8th क्वेश्चन, द पार्ट ऑफ स्पर्म हेल्प इन मोबिलिटी। यार कितनी इंपॉर्टेंट सीरीज़ है, पूरे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से पढ़ो। स्पर्म का ऐसा पार्ट जो कि उसके मूवमेंट में हेल्प करता हूँ, मैंने पूरे स्ट्रक्चर भी बताया था ना कि इस तरीके से आपका छोटा सा हेड है, नेक है, ये पूरी बॉडी है, ये पुच्ची है, यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया है, जो हेल्प करे हेड, नेक, टेल, बॉडी, जो पर्टिकुलरली मोबिलिटी में हेल्प करता है दैट इज टेल। जैसे पतंग नहीं होती, उसकी पतंग रहती तो वो सही मूव करती है, पतंग नहीं तो यहाँ वहाँ। सेम ऐसे जो टेल है ना, ये मूव करने में, मूवमेंट करने में, मोबिलिटी हेल्प करती है। सो राइट आंसर इज टेल। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक और IMP क्वेश्चन, द पार्ट ऑफ स्पर्म रिस्पॉन्सिबल फॉर फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम। स्पर्म का ऐसा पार्ट, मान लो ये है ओवम, इस तरीके से इसके ऊपर करता हूँ पहले मैं, ये मान लो इस तरीके से ओवम है, यहाँ पर ये प्रेजेंट है हमारा छोटा सा स्पर्म, बहुत छोटे होते हैं ये स्पर्म। इसका कौन सा पार्ट है जो इस ओवम को फर्टिलाइज करेगा। तो ऑप्शन है हेड, नेक, बॉडी, टेल। देखो टेल का मूवमेंट में, बॉडी में माइटोकॉन्ड्रिया, नेक मुड़ने उड़ने में, जो पर्टिकुलरली इसको फर्टिलाइज करेगा वो होता है आपका हेड। तो राइट आंसर इज हेड। और हेड में भी बहुत सारी चीज़ होती हैं, यहाँ पर एक कप लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसे हम एक्रोसोम बोलते हैं। इसमें आपके प्रोटियोलाइटिक एंजाइम होती हैं जो कि इसकी फर्टिलाइजेशन है, मतलब इसमें छेद करने में हेल्प करते हैं। इसके बाद देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्सटर्पेशन ऑफ टेस्टिस। एक्सटर्पेशन होता है जी, ठीक है, ऑफ है यहाँ पर। एक्सटर्पेशन का मतलब होता है रिमूवल करना, आप रिमूवल बोल सकते हो कि रिमूवल ऑफ टेस्टिस इन मेल बिफोर प्यूबर्टी। भाई प्यूबर्टी क्या, वो किशोर अवस्था, मतलब 18 साल से पहले या 16 साल से पहले अगर किसी मेल के या लड़के से क्या कर दिया जाए, टेस्टर को बाहर कर दिया जाए, है ना, वही सर्जरी के थ्रू, किसी भी डिसीज़ के चक्कर में, मतलब बहुत सारी दिक्कत हो सकती हैं, हम उसकी बात नहीं करेंगे। तब उसकी हाइट पर, है ना, क्या इफेक्ट पड़ेगा। प्यूबर्टी रिजल्ट इन इंक्रीज हाइट। इसके अलावा सेकंड जो ऑप्शन है दैट इज़ नैरो शोल्डर एंड रिब केस। तीसरा जो ऑप्शन है बीकन बोन एंड मसल, और ऑल ऑफ देम। इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ देम। देखो मैं समझाता हूँ क्यों, क्योंकि टेस्टिस सीक्रेट करते हैं टेस्टोस्टेरोन। ये कब होता है, प्यूबर्टी में। और टेस्टोस्टेरोन का क्या काम होता है, पहली चीज़ बोन में, अगर हम एक बोन का स्ट्रक्चर बताएं, ये बन गई हमारी बोन, ठीक है, यहाँ पर प्रेजेंट होती है इस तरीके से एक ग्रोथ प्लेट, और ये पूरी बोन की ग्रोथ कराती जाती है क्योंकि ये मिलकर बनी होती है कार्टिलेज से। जैसे ही टेस्टोस्टेरोन आता है इसे बोन में कन्वर्ट कर देता है, हाइट रुक जाती है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर देखो टेस्टिस पहले ही रिमूव हो गए, टेस्टोस्टेरोन सीक्रेट नहीं हुआ, ये प्लेट प्रेजेंट रहेगी, पर्सन की हाइट बढ़ जाएगी। तो ये ऑप्शन करेक्ट हुआ। दूसरा ऑप्शन है नैरो शोल्डर। टेस्टोस्टेरोन का काम होता है ब्रॉडनिंग ऑफ शोल्डर और रिब केस को ब्रॉड करना, साथ ही साथ मसल में प्रोटीन को इकट्ठा करना, क्योंकि मसल मास बहुत, आप कभी भी देख रहे हैं 17-18 के बाद ना लोग हमेशा बोलते हैं यार बच्चे की हाइट बढ़ी, अब ग्रोथ होगी, और होता भी है, चाहे वो लड़के हों लड़कियां हों, ग्रोथ बढ़ने लगती है, हेल्थ बढ़ती है।
क्योंकि ये है ही नहीं तो शोल्डर भी नैरो रह गए, बीक एंड बोन हो गई, ग्रोथ भी कम हो गई। तो राइट आंसर इज ऑल ऑफ देम। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, बहुत ही प्यारी सीरीज़ थी। इसे आप लोग बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें कि वो कौन सा पार्ट है जो फर्टिलाइजेशन में हेल्प कर रहा, मूवमेंट में हेल्प कर रहा, स्पर्म का काउंट कितना है, स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मिएशन, सब एक से हैं लेकिन सब अलग अलग। वॉल्फियन डक्ट, मुलेरियन डक्ट, सिस्टिक डक्ट, मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज़ थी यार। क्रिप्टो आर्किटिव्स हमने पढ़ा, इंडिसेंट टेस्टिस हमने पढ़े, आर्क्योपेक्सी, ट्यून का एल्बी जूनियर स्ट्रेटम, ट्यून का वेस्क्यूलोसा, पूरी कवरिंग, ये यहाँ पर हमने हर्मेटोफ्रोडिस में है ना, हेमेटोस्पर्मिया, और फिर से पार्ट ऑफ स्पर्म कंटेंट माइटोकॉन्ड्रिया। ये भाई बहुत अच्छी चीज़ है, लोगों को पता नहीं होता कि माइटोकॉन्ड्रिया तो है लेकिन कहाँ पर प्रेजेंट है, काउंट। तो पूरी ही सीरीज इंपॉर्टेंट थी। इफ़ यू रियली अंडरस्टूड दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आप दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। तो मैं दोस्तों मिलते हैं फिर किसी एक नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सलाम। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलते हैं फिर हम एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच एवरीवन।